क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? हो गया। क्या था? पैरेलल कैपेसिटर चार्ज एंड disconnected from source of steady EMF. The plates are then drawn further apart. Again it is connected to same source. The potential, अच्छा ठीक है, तो पोटेंशियल तो सेम ही रख दिया। पहले इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा, मान लो Q या C चार्ज आ गया होगा, प्लस माइनस, है ना। फिर क्या किया? पेन को दूर कर दिया। दूर कर दिया तो क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज तो वही रहेगा, C प्लस माइनस। C बदल चुका होगा लेकिन अब, है ना, लेकिन जो चार्ज की पुरानी वैल्यू थी वो तो वही रहेगी। लेकिन अब C का क्या हुआ होगा? C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना, और D की वैल्यू आपने बढ़ा दी तो C आपका कम हो गया होगा, बट द वैल्यू ऑफ चार्ज वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? चार्ज की वैल्यू मान लो पहले Q आ गई थी तो अभी भी क्या रहेगी? Q के बराबर ही। लेकिन अब C क्या हो गया आपका? कम हो गया। तो अब जो नया चार्ज आएगा वो नया C के बराबर होगा, और नया C थोड़ा कम हो चुका है तो Q की वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो मतलब चार्ज यहां से बैटरी में फ्लो करेगा। समझ गए? ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इंक्रीजेस। अच्छा, सोर्स लगाने के बाद तो पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा भाई। जैसे मान लो एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है, इसको आपने किसी बैटरी V से चार्ज किया, फिर आपने इसका C को कर दिया मान लो C/2। ठीक है, अब बैटरी वही लगा दी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आ जाएगा ना, बैटरी के बराबर। द चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर फ्लोज इनटू द सोर्स, ये बात हो गई थी ना। व्हेन द कैपेसिटर इज रिकनेक्टेड मोर चार्ज इज ड्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है, तो पहले यहां पर D डिस्टेंस थी मान लीजिए, अब यहां पर 2D डिस्टेंस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी V/D, अब कितनी हो जाएगी? V/2D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कम हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है जबकि डिक्रीज कर जाएगी। तो आंसर आगे होंगे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आंसर दिए हुए हैं ये। अच्छे, तो आंसर हटा दें? लो आंसर हटा देता हूं। क्या करना था? हैं? अबे यार, लो बिना आंसर वाली लो। चलिए, पहला हो गया था, अब इसमें पूरा भर के आएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गए थे आपके। ठीक है, सेकंड पर चले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आंसर नहीं दिए हुए, अब बताओ आंसर। ठीक है भाई, किशोर कांत शर्मा। अच्छा, इनका तो आंसर आ गया था ये भी पिछले सवाल का। और जय प्रियदर्शी का मैं आंसर देख रहा हूं। आंसर बताओ। तो अभी देखो क्या दिया, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन पैरेलल वायर्स आर सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर कैरिंग करंट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। दूसरे पे, हाँ, ये 0.1 मीटर सेपरेशन पैरेलल वायर्स के बीच में भी 0.1 मीटर। तो उसने कहा है कि दो केसेस में आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। जब करंट सेम डायरेक्शन में चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो करंट कितनी आएगी। तो कैसे करेंगे इसको? 15 सेकंड लो, डायग्राम बताओ। एक AB भी आ चुका है और BC भी आ चुका है। कैफ का आंसर है AB ही है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो ऐसे करके दो वायर लगाओ आप। तो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर दिखा रहे हैं, एक वायर ये मान लो और दूसरा वायर ये, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही। ठीक है, वायर ऐसे है जैसे भी पेन रख दिया गया। इनके बीच का सेपरेशन आपको कुछ दिया है 0.1 मीटर के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने कहा कि अगर पॉइंट, अब दोनों वायर से 0.1 मीटर की दूरी पर जाना है तो या तो पॉइंट इधर मिलेगा या पॉइंट इधर मिलेगा। तो ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो। तो अभी इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? इनटू दी बोर्ड करंट की दिशा में अंगूठा रखो, उंगलियों से धक्का मारो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इसकी वजह से किधर को आएगी? इसके परपेंडिकुलर। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है। इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो अगर दो लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो उनके बीच का एंगल भी 60 डिग्री रहेगा। तो आंसर क्या बताओगे आप? 2B cos 30।
60/2। ठीक है, बी की वैल्यू कहां से लगोगे, लॉन्ग वायर की वजह से, μ0I/2πr cos 30। ये तो कब आ गए, जब मैग्नेटिक फील्ड के करंट के डायरेक्शन क्या थे, सेम थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बहुत ही बढ़िया। ये भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन साक्षी सर, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी बता दीजिए। ठीक है बेटा, बता रहे हैं अभी, एक मिनट ना। अब अगर इसे मान लो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती किसी एक में, तो मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, तो एक जगह मान लो क्रॉस करंट भेज दिया आपने, एक जगह डॉट करंट भेज दी, यहीं पर पॉइंट ले लो कोई भी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी, है ना, 90 डिग्री पर। इस वाले की वजह से किधर को आएगी मैग्नेटिक फील्ड, किधर को आ जाएगी, इधर को आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर। अब बीच का एंगल क्या होगा, अब 120 हो जाएगा। ये फील आ रहा है ना 120 वाला, इसको आराम से बना के देखना। ये बी आ गया, ये बी आ गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, तो आप लिखोगे 2b cos 60, तो वो बी के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू यहां पर छुपी हुई है। आंसर आ गए थे सब लोगों के। ठीक है, मैं, किसी ने मुझसे कहा था, साक्षी ने, 1 का ऑप्शन डी, 1 का ऑप्शन डी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द ड्रॉइंग पार्ट ऑफ द प्लेट। अच्छा, यहां है ड्रॉइंग पार्ट ऑफ द प्लेट। तो अभी कैपेसिटर चार्ज, देन डिस्कनेक्टेड, द प्लेट्स आर देन ड्रॉन फर्दर अपार्ट। यहीं तक की सिचुएशन पर बात हो रही है। ठीक है ना, ये सवाल पढ़ लो। देखो, कैपेसिटर प्लेट था, इसको कुछ चार्ज किया गया, इस पर चार्ज आ गया Q, इस पर चार्ज आ गया -Q। बैटरी हटा दी गई। बैटरी हटाने के बाद आप इन्हें क्या कर रहे हो, दूर ले जा रहे हो। तो उसने कहा है कि इस दौरान यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी या घटी, घटी कैसे, डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस चार्ज की वजह से और इन दोनों चार्ज की वजह से कितनी आएगी, Q/2ε0A इंटू 2 के बराबर। और चूंकि Q की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस दौरान रहेगी कांस्टेंट। अरे रहेगी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ठीक है, कब तक, जब ड्रॉन अपार्ट की बात हो रही, ड्रॉन अपार्ट, जब इनको सेम चार्ज रखते हुए प्लेटों को दूर करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी शीट की वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होती है। ठीक है भाई साक्षी जी, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आ गए, आप लोगों के भी आ गए भाई। आंसर अपने आप निकाल लेना, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, कर भी दूंगा कोई फायदा नहीं, है ना। वो इसमें वैल्यू रख दें चाहो तो, आप कहो तो बी की वैल्यू तो 2 × 10⁻⁻7, करंट की वैल्यू आपको दी गई थी कहीं 10 एम्पियर, आर की वैल्यू 0.1 है, ये तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें 2 cos 30 और एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो आंसर आप लोग देख लो, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, और मेरे ख्याल से सारे लोगों के आ गए थे। चलिए आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरे को थोड़ा ठीक लगता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली ठीक है, इसका आंसर बताएं। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये थोड़ा तिरछा है ना, ये यहाँ पर तो इसका क्रॉस इधर पर तो ऐसा है, और यहाँ पर कुछ ऐसा सा है। यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिया गया, ये अल्फा दिया गया है। तो क्या करें, अब ये एरिया आपको दिया गया S0, आई थिंक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया गया है, एयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड गैस कैसे बताएंगे यार, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आता। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, तो यहां पर आप कितना फोर्स लगाओगे, P0 एरिया, एरिया यहां कौन सा लोगे, S0, और यहां पर कितना फोर्स लगाओगे, कितना फोर्स लगाएंगे भाई, हाँ जी, P × S0 के बराबर ही लगाओगे, पक्की बात है। अभी आप देखो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा वो तो ये आएगा, और उसमें आप ये वाला बड़ा वाला एरिया ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहां पर जो भी प्रेशर होगा उसमें इस S से मल्टीप्लाई करोगे,
लेकिन जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी एस कॉस अल्फा, और एस कॉस अल्फा इज नथिंग बट एस नॉट। तो ये समझ में आ गई बात। तो आपको कुछ नहीं करना था यार, यहां पर से जो वर्टिकल फोर्स लगाते वो पी एस नॉट ही लगता, मतलब एरिया यही वाला लेना होता अपन को, ठीक है। अगर इधर वाला फोर्स चाहिए तो इधर वाला प्रोजेक्शनल एरिया ले लेंगे, और इधर वर्टिकल फोर्स चाहिए तो वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एरिया ले लेंगे। क्लियर रहेगी बात। तो इससे डरना नहीं था, ये बहुत फर्जी सवाल था, बस इसमें इतना ही दिमाग लग रहा था कि आपको ये बातें। हाँ जी, एम जी ले रहे ना अभी। अभी आपने कहा देखो ऊपर से फोर्स लगेगा कितना, पी नॉट इंटू एस नॉट, यहां से एक फोर्स लगेगा कितना, पी इंटू एस नॉट वर्टिकल, और यहां पर फोर्स कितना लगेगा, एम जी, ठीक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप इक्वेशन क्या लिख दोगे, पी नॉट एस नॉट प्लस एम जी इज इक्वल टू पी एस नॉट के बराबर, ठीक है। बस सिंपल सी बात, सॉल्व कर देंगे इसको, कर दिया जाए तो ये जाएगा 10 टू दी पावर, कैलकुलेशन करने की आदत डालो तेजी से, 20 इंटू 10 टू दी पावर -4 एम जी 600, पी एस नॉट की वैल्यू 20 इंटू 10 टू दी पावर -4। जल्दी से पी की वैल्यू बताओ अपने आप, कैलकुलेशन हाथ से बहुत तेज करने की आदत डालो, फटाफट फटाफट। पी गैस इंटू एस नॉट अपॉन कॉस एल्फा, ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला फोर्स बता रहे हैं, क्या नाम है इनका, अविराज, ये वाला फोर्स। आगे आंसर कितना आंसर आया, ये सही है एकदम, ठीक है। प्रेशर ऑफ द मास ऑफ द गुड्स दैट मस्ट बी पुट ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 था। अच्छा, और एनक्लोज्ड गैस का प्रेशर कितना आ गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 5, बढ़िया। द मास ऑफ द गुड्स that must be put on the piston slowly so that the volume of the gas becomes half। वो कह रहा वॉल्यूम क्या हो जाए, आधा हो जाए, ठीक है, बढ़िया बात है। तो पहले कितना था, 60 था, है पहले 60 किलोग्राम तो पहले से था ना, अभी आपने कितना और जोड़ दिया, 56 किलोग्राम और बढ़ा दिया, इसके ऊपर मास और रख दिया ऊपर से, तो प्रेशर बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो कितना प्रेशर बढ़ेगा इस 56 किलोग्राम के करस्पॉन्डिंग, तो आप लिखोगे 560 mg अपॉन एरिया कितना है 20 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये 0 से 0 हटाओ, कितना हो गया ये 28 इंटू 10 टू दी पावर 4 है, +4 सॉरी, प्रेशर को होना चाहिए डबल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा वो कितना था, प्रेशर था 10 टू दी पावर, अरे सॉरी एक मिनट रुक जाओ, देखिए अभी उसने कहा कि वॉल्यूम को आधा करना है तो प्रेशर ऑब्वियसली डबल करना पड़ेगा। पहले प्रेशर कितना आ गया था 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 है ना, पहला वाला प्रेशर इतना था, तो बाद वाला जो प्रेशर होगा स्लोली का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो जो फाइनल प्रेशर आएगा वो आपको मिलना चाहिए कितना, अरे मैं इसको कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं, मैं पागल हो गया हूं क्या, ये वाला आंसर है दिल्ली, अरे 80/20 करोगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा यार, हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको 56 को सॉल्व क्यों कर रहा था। तो ये फाइनल प्रेशर हो जाएगा आपका कितना 2 टाइम्स 2 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब फाइनल प्रेशर जो आपका आएगा, पहले वाला प्रेशर प्लस mg अपॉन ए एक्स्ट्रा, पहले वाला प्रेशर कितना था 4 इंटू 10 टू दी पावर 5, और प्लस नया जो मास आपने ऐड किया mg अपॉन s की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू दी पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, mg की वैल्यू m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो 80 किलोग्राम बिल्कुल सही बात, प्रेशर डबल करना है क्योंकि वॉल्यूम को आधा करना है, और ये बात आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि उसने यहां पर एक वर्ड दे रखा है स्लोली। डन, बढ़ाएं आगे, आंसर क्या आया था AD, AD इज राइट, ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर हो गया सबसे, सारे लोगों ने कर लिया था ये गैल्वेनोमीटर वाला कि नहीं हुआ, हो गया सबसे,
ठीक है, फिर भी चलो थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 96 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज दिस, इट कैन बी यूज्ड एज एन अमीटर टू प्रोवाइड to be used as an ammeter provided a resistance is added to it, correct range and resistance combination। तो करंट बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत जानलेवा लगा, ये तो नहीं होगा, वैसे ही देख के लग रहा है मेरे को, इसको हटा दो, ये हो सकता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। पहले करंट कितनी थी, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया 96 ओम, ठीक है। इसमें करंट कितनी जा रही है आपके पास 0.1 मिली एम्पियर, ये मैंने इसको बदल दिया, 100 माइक्रो एम्पियर को क्या लिख दिया 0.1 मिली एम्पियर। आपको कितनी करंट, ये तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर भी चलो हम देख ले रहे हैं। हमने कहा भाई आपने करंट कितनी भेजी 1.3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अभी आपको पता है गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा सकती है 0.1, तो यहां पर इधर से कितनी करंट भेजोगे शंट से 1.2, पक्की बात, सवाल खत्म। यहां का आई, यहां का आर, यहां का आई, यहां का आर, तो आंसर बताओ। 8 ओम दिख गया होगा, 12 8 96, तो 8 ओम आंसर पहला दिख गया आपको। फिर कह रहा है कि 2.5 अगर करनी है करंट तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो 2.5 मिली एम्पियर है, 0.1 इधर चली गई, तो बाकी बची 2.3 इधर आ गई, 2.4 इधर आ गई, तो आप फिर से अगली वाले के लिए लिखोगे 0.1 इंटू 96 इज इक्वल टू 2. और कम कर दो, आधा का 4 कर दो, 4 हो गया। ठीक है भाई, आगे तो सबका सवाल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी डी। ठीक है, चलो भाई इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। एम्पियर्स लॉ लगेगा, ये एंगल से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई अभिराज जल्दी जल्दी कर लो, सी और ए गलत है, इसका ए सही है। हाँ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अभिराज जी तुम्हारा आंसर बताओ, तुम्हारा पिछला तो फर्जी था, ये वाला तो बताओ। ममता डन, ठीक है। 5 का सी डाउट ओनली। अभिराज कहां चला गया भाई, सवाल करता नहीं है, बस डायलॉग मारता रहता है। बताओ इस सवाल का जवाब, ये सवाल मैंने अपने हाथ से बनाया है। ए और डी, आई की वैल्यू पूरी ले लोगे, आई कॉस 60 लोगे, डॉट प्रोडक्ट में लेंगे। कहां गया विराज, ये सवाल आंसर आने के बाद आएगा, मुझे पता है। हाँ 5 का सी क्यों नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी टेंजेंशियल। हाँ भाई वो अभिराज में ढूंढ रहा हूं उसको, कहाँ है वो। ठीक है, अभी तक नहीं आया वो, पिछले सवाल को बोल रहा था फर्जी है, इस सवाल में गायब हो गया। ठीक है, तो अच्छा देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले केस समझ लो आप कि अगर ये आपने लूप लिया तो करंट कैसे भी डायरेक्शन में गुजरे, टोटल अमाउंट ऑफ करंट क्रॉसिंग द लूप सिर्फ म्यू नॉट आई में लिखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एम्पियर्स लॉ तो ऐसे ही लगेगा। एम्पियर्स लॉ बेसिकली फंडामेंटली क्या होता है, ये आपने लूप लिया, लूप को क्या करते हैं एक एनक्लोजर से कवर कर देते हैं ऐसे। अब यहां से कोई भी करंट अगर इस एनक्लोजर को क्रॉस करेगी वो करंट आप लेते हो, ठीक है। और डीएल किसका लोगे, इसका। तो इंटीग्रल म्यू बी डॉट डीएल जब आप लिखते हो तो डीएल क्या है, इस लूप जो इमेजिनरी एम्पीरियल लूप लिया इसको लेना है आपको। और करंट कौन सी होती है, ये जो एनवेलप आप इसको कवर करोगे इस एनवेलप को क्रॉस करने वाली। और ये एनवेलप आप रैंडमली कैसा भी ले सकते हो, इधर ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, तो वो करंट के डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। तो म्यू नॉट आई तो आपका एकदम ये तो सही है। अब हमसे कहा गया बी की वैल्यू बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, कहां पर बतानी है, ये नहीं दिया गया क्या क्वेश्चन में, पॉइंट पी पर। अब यहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो कैसे बताओगे, अब कम से कम इस लॉ से तो नहीं बता पाएंगे हम,
क्योंकि बी की वैल्यू हर जगह सेम ही नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज तो नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर लूप पर, क्योंकि बी की वैल्यू हर जगह अलग अलग आएगी तो बी बाहर नहीं आएगा, बी बाहर नहीं आएगा तो हम फंस जाएंगे क्योंकि बी वेरिएबल है। तो अभी हमें, लेकिन हमें वैसे भी पता है यार, इनफाइनाइट वायर से अगर कुछ पॉइंट आपको दे दिया जाए, यहां पर एक पॉइंट दे दिया जाए और ये एंगल, ये डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं आर डैश, और आर डैश अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से बताओगे कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डैश आएगा, नहीं आएगा? अरे उसके लिए आपको एम्पियर की जरूरत थोड़ी, आप पहले से पता है किसी भी इनफाइनाइट वायर से आर डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर डैश। ठीक है, तो अभी इज आर, इसने पूरा क्वेश्चन में छापने में मिसप्रिंटिंग कर दी क्या? तुम्हारे पास डीपीपी में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इज आर, करेक्ट पूछना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट, दूसरा वाला गलत। ठीक है, क्यों गलत? क्योंकि आर की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये आर है और ये एंगल आपका कितना था, ये एंगल था 60 शायद, तो ये 30 दिख रहा है और ये 90, तो आर कॉस आर साइन 30, आर बाई 2 आएगा इसकी जगह। ठीक है, तो आपका इसकी बी की वैल्यू अगर कोई पूछता तो आप बताते म्यू नॉट आई बाई पाई आर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी टेंजेंशियल, अब इसके टेंजेंशियल होगी क्या लूप के मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इस आर डैश के परपेंडिकुलर होगी, यहां पर ऐसे करके ये लूप बन रहा था, आर डैश के परपेंडिकुलर होगी, यहां पर ये जो लूप बनेगा इसके टेंजेंशियल होगी क्या? ऊपर वाले की तो टेंजेंशियल है, नीचे वाले की टेंजेंशियल होगी क्या? देखो अभी टेंजेंट की डेफिनेशन तो पता होगी ना, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये लूप लिया आपने कोई, ऐसे कोई भी लूप ले लिया, इस पर कोई दो बहुत करीब के पॉइंट लो, फिर उनको टच कराओ, उनको मिला दो और वो पॉइंट जितने क्लोज ले सकते हो ले लो, तो उसे टेंजेंट कहेंगे। फिर से देखना, अभी ये मैंने लूप ले रखा है, अभी मैंने कहा लूप मेरे पास कोई अच्छा सा नहीं है, कड़ा वाड़ा पहने है कोई, पहने हो? हाँ मिल गया, अरे आराम से भाई, ध्यान से देखिएगा, ये लूप है, अभी लूप से ये लाइन टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो ही नहीं सकती। अरे भाई इसमें एक ही पॉइंट है ना, लूप के टेंजेंट होने के लिए कॉर्ड बनेगी वो, अगर आप पॉइंट दूर दूर करोगे तो। नहीं समझे बात, कॉर्ड का लिमिटिंग केस होता है टेंजेंट, ये इसकी कॉर्ड बनेगी क्या कभी? ये बनेगी कॉर्ड, अगर इसको थोड़ा सा आप शिफ्ट करो, पॉइंट्स को थोड़ा दूर करो तो कॉर्ड बनेगी। अरे आ जा बेटे, समझ गए बात को? तो ये पॉइंट दूर होंगे तो कॉर्ड बनना चाहिए, कॉर्ड का लिमिटिंग केस टेंजेंट आएगा, क्लियर रहेगी बात? तो अभी इसका मतलब है कि फील्ड एट पी विल बी टेंजेंशियल, ये भी नहीं होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, ये आंसर तो सही है, ये तो अपन ने फाइंड ही कर लिया। बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद। क्या? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी ना कुछ, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, लेकिन वो दूसरे लूप के टेंजेंशियल होगी, इस लूप के टेंजेंशियल आएगी, उस लूप के टेंजेंशियल नहीं आएगी। ठीक है, चले भाई आगे, ठीक है चलिए, चलो इसका आंसर एडी आ गया, देखिए क्या होगा आपको। चले, हाँ भाई साहब, t इज इक्वल टू 0, स्विच क्लोज, थोड़ा सा इसमें जागना था, हो गया कि नहीं हुआ? इसमें बहुत थोड़ा सा जागना था। ममता हो गया, चलो हो गया, बहुत ही बढ़िया। अमित कुमार हो गया। इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर आप थोड़ा देख रहे हो, पहले से ये कैपेसिटर चार्ज है, ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये प्लस और ये माइनस, ये कैपेसिटर पर ऑलरेडी कुछ चार्ज है, सम चार्ज, और वो चार्ज कितना है, सी के बराबर है ना? तो अभी आपने कहा यहां पर माइनस सी चार्ज है और यहां पर प्लस सी चार्ज है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0 एट दिस टाइम आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड, ये तो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0 वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड,
ये गलत बात है, क्योंकि ये अपने हिसाब से चार्ज भेज के इधर प्लस सी कर देगा, इधर माइनस सी कर देगा। नहीं समझे बात को? अरे ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर प्लस सी कर देगा, इस पर लॉन्ग टाइम में माइनस सी कर देगा। तो सेकंड वाला तो 100% गलत हो गया। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस इज सीई, ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, ये सही होगा। ठीक है, वो तो सी आना ही है फाइनली। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस चार्जिंग द चार्जिंग करंट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस एक्सपोन। आयो चार्जिंग करंट, अब देखो बस इसको कर देते हैं, बहुत देर हो गई, कर दिया जाए ना। ठीक है, इसका टाउ बता सकते हो सर्किट का? आरसी, एक ही आर एक ही सी, तो आरसी। तो क्यू की इनिशियल वैल्यू क्या है? माइनस सी। इस प्लेट पर खेल रहे हैं हम। इनिशियल वैल्यू चार्ज की क्या है? फाइनल वैल्यू चार्ज की क्या है? प्लस सी। यार कमाल करते पांडे जी। माइनस सी क्यों? क्योंकि यहां से चार्ज ऐसे आएगा इस प्लेट पर, तो फाइनल चार्ज इस प्लेट पर हम चेक करेंगे। अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए, एक बैटरी दे दी जाए, रेजिस्टेंस दे दिया जाए, यहां स्विच दे दी जाए, ये कैपेसिटर लगा दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो इस प्लेट के चार्ज को ही तो लिखते हैं क्यू, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा फाइनली, नहीं लिखते हैं। तो एक पर प्लस होता है, एक पर माइनस होता है, तो इस प्लेट के चार्ज को जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसकी इक्वेशन लिखते हैं हम। ठीक है, और टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आरसी के बराबर। अब क्या करें, अब किसी समय पर चार्ज लिखना है आपको, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है आपको, और वो जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। क्या सॉल्यूशन बनता है जी? Q at any time t is equal to Q final minus Q final minus Q initial e to the power minus t by tau। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने रख लो वैल्यू, अपने को क्या है, तो वैल्यू रख ली जाए। Q फाइनल की वैल्यू क्या है जी? CE माइनस सीई माइनस माइनस प्लस सीई ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। सिंप्लीफाई कर लो तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? CE को बाहर निकाल लें, न निकालें, ये 2CE है, C बाहर आ गया, तो 1 माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अब आपसे जो पूछा जा रहा है बता दो, करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? डिफरेंस वैसे भी कैसे भी निकाल लेंगे, अपने को क्या है। हाँ जी, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आप इन्हीं स्विच बंद करते ही करंट लिख लो, तो इसमें करंट स्विच बंद करते ही कितनी आएगी? 2E बाई आर। फाइनल करंट आएगी 0, टाउ की वैल्यू है ये आपके पास, सवाल खत्म। करंट भी लिख सकते हो। तो अभी लेकिन ये तो सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो सवाल शुरू हुआ है। देखो एक गलत हो गया, एक सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अभी पहला चेक करना है और आखिरी चेक करना है। आखिरी वाले के बारे में कमेंट बताएं आप। आई की वैल्यू क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट कर लो, ज्यादा दिक्कत है तो। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। तो करंट देख रहे हो आप, एक्सपोनेंशियल डीके वाली करंट है, तो आपका ये गया काम से, ये वाला स्टेटमेंट गया। ठीक है, आरसी सर्किट नहीं आता। अनमोल गुप्ता, आरसी सर्किट तो यार कुछ है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला सब जगह लगेगा और कोई दूसरा लगता ही नहीं, एक ही फॉर्मूले पूरा सर्किट हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आज तक किसी को कुछ पढ़ाया ही नहीं। एक लाइन लिखवाता हूं, बस ये याद रखना, बाकी सारे सवाल हो जाएंगे। और टाउ निकालना सीख लो बस। अब तो चलो, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई करंट के बारे में तो क्या हो जाएगा, डीके कर रही करंट, डायरेक्ट हमेशा डीके करेगी, है ना, पक्की बात। करंट की शुरुआती वैल्यू कितनी है? t इज इक्वल टू 0 पर देखोगे तो कितनी करंट दिखाई देगी? 2CE के बराबर। कुछ छूट तो नहीं गया? कुछ छूटा है ना? हाँ मुझे लग रहा था। 2E बाई आर मैंने जो बोला था आपसे, इसका पोटेंशियल इतना, इधर से भी ई मिलेगा तो 2E पोटेंशियल के 2E बाई आर करंट आ जाएगी, और करंट फाइनली 0 होना है तो ये ऐसे कर जाएगी। ठीक है, ये वाला चेक तो करो, करंट की वैल्यू 0 कब होगी? जब वो कह रहा अगर टाइम इतना रखेंगे तो करंट 0 आनी चाहिए, तो मैंने कहा रख लो, चार्ज में रख लो। तो T बाई आर सी की वैल्यू बताओ, T की वैल्यू कितनी है? RCln2। ठीक है, तो e टू दी पावर माइनस टी, टी की वैल्यू RCln2 बाई आर सी। ये कितना बन गया? कोई नहीं बता रहा, बोले 1/2 बन गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। करेक्ट नहीं दिखा? पक्की बात, डन है।
आपका फॉर्मूला सबसे आसान है सारे क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना, ये सब जगह लगता है, चार्जिंग हो डिस्चार्जिंग हो, और ये केवल चार्ज पे नहीं लगेगा, रेडियो एक्टिविटी में भी लगेगा, LR सर्किट में भी लगेगा, CR सर्किट में भी लगेगा, और अगर आप क्लर्क बन गए बैंक में तो वहां भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा। ये जनरलाइज्ड है रिजल्ट। खैर चलो, अब समय अपने पास इतना नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जाएं। चक्रवृद्धि ब्याज बता रहे हैं हमारे शिवांक जी, शिवांक ना त्रिपाठी जी, चलिए त्रिपाठी है ना, सिंह, शिवांक सिंह हो आप, अच्छा हम बहुत दिनों से त्रिपाठी समझते रह गए। ठीक है भैया, चलिए इधर वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। टाउ कैसे फाइंड करते हैं? देखो आपको टाउ के बारे में एक बार बता देता हूं कैसे फाइंड करते हैं। ये मान लो कोई बैटरी दी गई है, ये रेजिस्टेंस दिया गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, ये बैटरी दी गई, रेजिस्टेंस दिया गया है ना, और ये मान लो कोई कैपेसिटर दे दिया गया। अब इस सर्किट का टाउ फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? तरीका तो देखो, जो फंडामेंटल तरीका है वो तो ये है कि यू विल कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू अ सिंगल बैटरी, सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल कैपेसिटर। अगर आपके सामने दो कैपेसिटर का सवाल आएगा तो वो या तो सवाल ऐसा देगा कि वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटर को अलग अलग डील कर सको, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो उसने एक बैटरी दे दी E1, ये रेजिस्टेंस दे दिया, R1 ये रेजिस्टेंस दे दिया, R2 ये दे दी, E2 ये R3 दे दिया कुछ मान लो। ठीक है, तो तरीका तो ये है कि पूरे को एक बैटरी एक कैपेसिटर बनाओ तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन हम लोग इसको आसान तरीके से करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें केवल R इक्विवेलेंट चाहिए पड़ता है, और हमें पता है कि टाउ की वैल्यू हमारे पास आती थी R इक्विवेलेंट इंटू C से आएगी। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं यार बैटरी के कॉम्बिनेशन की क्या जरूरत है जब EMF चाहिए ही नहीं, तो बैटरी का EMF चाहिए क्या आपको? R टाउ, टाउ समझते हैं ना, R इक्विवेलेंट इंटू C से लिखा जाता है। अब हमें बैटरी का EMF तो चाहिए ही नहीं उसमें, तो हम बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं, और हम कहते हैं कैपेसिटर के अलावा, ये तो वो आ गया है, इजी नहीं है, ये टफ बोर्ड है ना। कैपेसिटर के अलावा क्या करेंगे, कैपेसिटर के जो किनारे थे उसके अलावा कितना टोटल रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को, बैटरी को क्या करेंगे, किससे रिप्लेस करोगे? कंडक्टिंग वायर से, है ना। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो टाउ आ जाएगा आपके पास, बस सवाल खत्म। ठीक है भाई, आरसी शौर्य त्रिपाठी जी, चलो मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा, कुछ हो सकेगा तो अच्छा आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, शौर्य त्रिपाठी, ये भाई साहब एक छोटा सा सवाल है लेकिन आंसर बहुत जल्दी देने होते हैं, तो बताओ पहला वाला किसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दिया गया है आपको, है ना, इसका आंसर आ गया सबका। देखिए आपको ये जो आपके पास आ रहा है मटेरियल, इसमें से आपको कम से कम 75% तो खुद कर ही लेना है ना, 75% आपसे होना चाहिए। ऐसा भी बनाया जा सकता है जिसमें से आपसे 25% ना हो टोटलिटी का, ठीक है, लेकिन अगर फिर लर्निंग नहीं होगी, बनाने को तो मैं बना दूं आपसे एक भी क्या 10% भी ना हो, लेकिन क्या है कि लर्निंग तब होती है जब कुछ होता है कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता वो भी गलत है, सब कुछ हो जाए वो भी गलत है, तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है जीवन में। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेड सबसे ज्यादा इसमें कम आ रहा है, उससे ज्यादा सेकंड नंबर पर ये पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा ये पोटेंशियल है, तो V अक्रॉस C2 सबसे ज्यादा है ना, और फिर V अक्रॉस C3 और V अक्रॉस C1, यही है ना। क्या पूछा था हमसे, एरिया, तो हम एरिया बता देंगे यार, हमें पता है सीरीज में कैपेसिटर लगे तो चार्ज क्या होगा, सेम होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई C, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। ठीक है, फिर मैंने इसको आगे लिख दिया ऐसे ही, तो ये आ जाएगा DQ बाई एप्सिलॉन नॉट A3 ग्रेटर देन DQ बाई एप्सिलॉन नॉट A1। सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है यार, उससे कम और सबसे कम, हो गया, खत्म हो गई बात। उसमें LR और LCR भी इंक्लूड कर दीजिएगा प्लीज, LCR AC में आएगा केवल, ठीक है, LCR सर्किट जो आएगा बेटा अविराज वो इसमें आएगा AC में ही आता है डायरेक्ट, है ना,
फिलहाल ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आंसर बताओ कौन सा टिक करना था। बॉम्बे देख के बताना ढंग से, पक्का बॉम्बे पे टिक किया जाए, गलत हुआ तुम्हारी जिम्मेदारी। बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। कैफ, मैथ्स की डीपीपी नहीं मिली क्या? गुस्से गुस्से में लग रहा है कैफ मुझे कुछ। ठीक है, निरंजन कुमार, कृष्णकांत, आयुष गुप्ता। भाई इसका आंसर बताएंगे सब लोग तो मैं आपका, इफ द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देयर प्लेट्स इज E1 E2 E3 देन, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई कमेंट बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में बताएं जल्दी। सवाल फिर से दिखा दे रहा हूं, ये सवाल था। आइडेंटिकल प्लेट सेपरेशन भी था, चलता क्यों नहीं है ये? आइडेंटिकल प्लेट सेपरेशन भी है, प्लेट का जो सेपरेशन है वो सेम है ना, ये भी नोटिस कर लीजिएगा। डी मैंने सेम लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका? V बाई डी से बता दोगे यार, है ना? V बाई डी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इशू थोड़ी है। हो गया ना भाई सबका? ठीक है। बॉम्बे, बॉम्बे, ममता, अविराज, बहुत ही बढ़िया। जयंत मौर्य, कृष्णकांत शर्मा, राजकुमार, निरंजन कुमार, आयुष, निश्चित। ठीक है भाई, मेरे को यार क्या दिखाई कम देता है, मुझे ऐसे जाके देखना पड़ता है। कृष्णकांत, अनीश, कैफ, सबका आंसर बॉम्बे है। तो फिर बॉम्बे पर भरोसा किया जाए, राजधानी पर चलो। E1 E2 सही है ये, पुट V बाई डी से पता लगेगा। बॉम्बे पे टिक कर दिया जा रहा है, बॉम्बे इज राइट। और किसे कैसे पता लगाएंगे? V बाई डी से, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ही याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा, बस उसी से, मुझे भी उसी से याद है, मैं कोई कहीं से अलग से थोड़ी आया, मुझे भी उसी से याद रहता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पैराग्राफ आपको दिया गया है और इसको एक बार देख लो। एक गेम होता है समय का, क्वेश्चंस अगर आधे घंटे में सॉल्व किया जाए तो वो क्वेश्चंस अपन को छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। सच बता रहा हूं मैं, मतलब यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन मैक्सिमम इन 5 मिनट। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, इससे ऊपर थोड़ी जाओगे यार आप। इससे ज्यादा अगर आप समय ले रहे हो और कर ले रहे हो सवाल को कि भाई साहब आज शुरू किए थे शाम तक खत्म हो ही जाएगा सुबह से, तो वो सवाल हमें नहीं करना है यार। एग्जाम में अगर आ गया और हमें आ गया कि हमें तो आता है, फिर इन्विजिलेटर जो कह रहा है कि उठ जाओ वगैरह, अभी 1 घंटे रुको भाई। तो अभी देखो क्या दिया गया, A to B to C एंड बैक टू A PV डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये कुछ टेबुलेटेड पूरा कर दिया गया है। डायग्राम को अच्छे से देख लो, प्यार से देख लिया। हीट गिवन टू गैस, वर्क डन बाय द गैस, ये सब कुछ लिख दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन एनीबडी कैन आस्क इन केमिस्ट्री ऑल्सो, ये लिख दिया गया है। सिंबल्स के नाम लिख दिए गए हैं, तो जब सिंबल्स के नाम लिख दिए जाते हैं तो क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री का नहीं रह जाता। हाँ, तब क्वेश्चन दोनों जगह सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे हमारे यहाँ W का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय गैस। केमिस्ट्री में क्या होता है? वर्क डन ऑन गैस। केमिस्ट्री वाले गरीब आदमी, है ना। और डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां तक तो मामला ठीक है। क्यू क्या होता है? हीट सप्लाइड टू गैस, वर्क डन ऑन गैस। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम तो कहते हैं गैस काम करेगी, हम नहीं करेंगे, हम एनर्जी देंगे भाई साहब एक बार। क्यों भाई? हाँ ठीक है, चलो अब हम ऑप्शन पे जाते हैं। देखिएगा, द एंट्री दैट इज नेगेटिव, CEFG, 4 ऑप्शन थे हमारे पास, CEF एंड G। इसमें से कौन सी एंट्री नेगेटिव है ये पता करना है। बताओ भाई, पहले C को पकड़ो, तो डेल्टा यू आ गया A to B प्रोसेस में। A to B प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? आपको P into B से चेक करना है। ये 20 है और ये कितना है? 80 है। ठीक है, ठीक है, डन। तो अभी 20 और ये 80, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है C तो हो गया पॉजिटिव, लगा दो। नेगेटिव वाला पूछा था उसने। हाँ, E वाला बताओ, E कौन है? E है W, B to C, ये तो 0 ही है, ये तो 0 हो गया। और F को देखो कहां है? F है फिर से डेल्टा U, B to C के लिए,
B2C के लिए डेल्टा यू बताओ, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव। अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो एक ही बचा है ना, जी बचा जी। C2A के लिए Q, तो C2A के लिए Q कैसे बताएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया यार। हाँ भाई, इसमें एक छोटी विंडो एक्स्ट्रा खुली हुई है, उसको बंद करो। नहीं, वो इधर जो खुली हुई है, हाँ बस अब ठीक है। मैं बच्चों के कमेंट्स ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिजिक्स वाले को एक बार समझौता कर, समझौता है भाई साहब, एकदम स्पष्ट समझौता है ना। लेकिन उन्होंने अपना मतलब वही होता है ना कि वो उन्होंने गाय पाली, उसका जो नाम वो चाहे रखें, हमने गाय पाली, हम अपनी गाय का अपने हिसाब से नाम रखेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे में विरोधाभास है, समझौता पूर्णता है एकदम। अरे भाई इसका आंसर तो बता दो, जी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? अब देखो बहुत आसान होता है, Q इज इक्वल टू जो हीट सप्लाइड टू दी गैस है वो दो हिस्सों में जाएगी, डेल्टा U प्लस W में, है ना। वर्क डन करेगी, कुछ अपना खुद खा जाएगी गैस एनर्जी को। तो मैंने कहा जब C से A जा रहे हो तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा U क्या है, नेगेटिव है। वर्क डन बाय द गैस कंप्रेशन हो रहा है, अगर गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो गैस तो धक्का मारेगी ना, कि गैस खींच लेगी किनारे को पकड़ के। किसी भी कंटेनर में गैस को रखोगे, बलून में गैस भर दी मान लो कोई, तो गैस इस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी। और अगर मान लो कंप्रेशन हुआ तो वॉल्यूम इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ होगा, तो वर्क डन बाय दिस गैस फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क नेगेटिव हो गया, तो क्यू नेगेटिव हो गया। तो पहला आंसर तो क्लियर हो गया कि जी आएगा। पहले का आंसर क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, नेगेटिव नेगेटिव, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व नहीं करना था उसको, हमको पॉजिटिव नेगेटिव पूछा था, तो इसका आंसर डी मतलब टी। ठीक है, इसके बाद अगला क्या था, इफ एंट्री आई इज -210 जूल। वापस चलें, ये नोटिस कर लो आई की वैल्यू कितनी दी गई है। ये क्वेश्चन देखो आपको अपने हाथ से करना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं तो कर दूंगा सवाल, थोड़ा समय लेके करूंगा, कम समय लेके करूंगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको करने हैं, उसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। हो गए थे, ठीक है, मतलब कम से कम 75% आपको करना है, बाकी 25% तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अभी आई की वैल्यू -210 जूल है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब बताओ कौन सी गैस है। हमने कहा चलो देखते हैं उधर चल के वापस सवाल को, आ गए। आई कहां है, ये C2A प्रोसेस का डेल्टा यू, C2A प्रोसेस का डेल्टा यू, यहां से मैं डेल्टा यू लिखने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी मुझे पता है, ये 40 है इंटू 4, तो डेल्टा टी मुझे पता है, डेल्टा यू भी मुझे पता है, दिया है सवाल में माइनस समथिंग करके कुछ। एन इंटू सी वी मुझे नहीं पता, ठीक है। अरे इसमें एन का नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए ना भाई, उसने नहीं दिए। और सीवी, अगर मुझे सीवी अगर एन दिया होता तो मैं सीवी निकाल लेता, और सीवी जैसे ही मैं निकालता तो मुझे पता है सीवी की वैल्यू होती है F/2R के बराबर, तो एफ निकाल लेता। एफ आते ही में पता चल जाता कौन सी गैस है। डिग्री ऑफ, नहीं समझ आई बात, डेल्टा यू गिवन है अपने को, डेल्टा टी भी गिवन है अपने को, एन इंटू सीवी, दो चीजें अटक गई यहां पर। अगर उसने नंबर ऑफ मोल्स दे दिए होते तो हमें सीवी मिल जाता खट से, सीवी मिलते ही हम उससे वो निकाल लेते डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पता लग जाता कौन सी गैस है। क्लियर। तो आप गैस बता पाएंगे क्या इसमें, नहीं बता पाएंगे भाई, कहां बता पाएंगे। कैन नॉट बी सेड विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ मोल्स, बिना नंबर ऑफ मोल्स के कैसे बता दोगे यार। टू का कर लो, कू में क्या भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ बोलो। पीवी इज इक्वल टू, टी कहां है बे, एन कहां है तुम्हारे पास, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। और ये यार भाई साहब, मैं तो मिस्टेक कर गया,
हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ बिल्कुल सही। क्या दिया गया था? आई की वैल्यू -210। आई एम वेरी सॉरी, आई की वैल्यू आपको दी गई, डेल्टा यू की वैल्यू -210 जूल दी थी ना। हाँ, ये बन जाएगा आपके पास NF/2R T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, अरे यार वेरी सॉरी, ये तो हो गया सवाल। हाँ, अब देखना ये बन जाएगा NR/T फाइनल माइनस NR/T इनिशियल। अरे यार ज्यादा हीरो बन रहा था मैं, खुद ही उड़ गया, होता है कभी कभी। NF/2, N हट गया यहाँ से, NR/T फाइनल को यहां पर लिखोगे, फाइनल का मतलब ये वाला पॉइंट, तो P इंटू बी से कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और NR/T इनिशियल की वैल्यू 40 इंटू 4 से आ जाएगी, तो वो कितनी हो गई? ठीक है, पास्कल को क्या लिखते हैं भाई साहब? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं ना, बढ़िया। तो फिर तो पता लग जाएगा यार, तो -210 इज इक्वल टू F/2, ये कितना आ गया? -140, तो 7 आ गया ये। 7 से कितनी बार? 3 बार मोनोएटॉमिक आ गई यार। ठीक है, आई एम सॉरी, गुड वन। आइडियल गैस इक्वेशन से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो कैंट बी सेड विदाउट, ये गलत हो गया और आंसर आ गया मोनोएटॉमिक। डन।